बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आपका वीकेंड खुशगवार गुजरा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। लाहौर में तो भाई मौसम बहुत ही खुशगवार है, क्या बात है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिर से लग रहा है कि सर्दी वापस आ रही है। अच्छा, आई लव द विंटर क्योंकि सर्दियों का सीज़न इतना मज़े का होता है, आना जाना ज़्यादा होता है लोगों का एक दूसरों के घरों में, क्योंकि मौसम मतलब क्योंकि द वेदर इज़ सो प्लेजेंट, तो इसलिए लोग गेट टुगेदर्स भी रखते हैं। बहुत से लोग जो सारा साल एंटरटेन नहीं करते वो सर्दियों के सीज़न में ज़रूर एंटरटेन करते हैं। और आजकल आपको पता है शादियों का भी शदीद ज़ोर चल रहा है। अच्छा, जिस सीज़न में या जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों का एक दूसरों के घरों में आना जाना होता है, चाहे शादी का टाइम चल रहा हो या अदरवाइज़, तो तोहफे जो हैं वो दिए जाते हैं, गिफ्ट्स जो है दिए भी जाते हैं, इंसान गिफ्ट रिसीव भी करता है। आज मैंने तोहफ़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई तोहफे देना बड़ा ही एक 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 प्यारी चीज़ है, एक बड़ी बड़ी पॉजिटिव अमल है। और जब हम किसी को तोहफे देते हैं तो हम अपनी मोहब्बत, अपनी उनसियत, अपनी पॉजिटिविटी जो है वो अगले बंदे को शो कर रहे होते हैं। हम ये दिखा रहे होते हैं कि जी आप हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, हमने आपके बारे में सोचा, हमने आपके लिए कोई चीज़ खरीदी। अच्छा, सालगिरह हो गई, कोई ओकेजन हो गया, उस पर तो एक्सपेक्टेड होता है कि तोहफे आएंगे ही। लेकिन तोहफे रिसीव करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी, जब कोई आपको तोहफा दे उसका अच्छे से शुक्रिया अदा करना, उस चीज़ को एक्नॉलेज करना। और अगर जैसे कि कोई पहनने की चीज़ दी है या कोई ऐसी चीज़ दी है जो आप लगा सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कोई परफ्यूम है, तो जब भी अगली बार आपकी मुलाकात हो या कोई नेक्स्ट किसी ओकेजन पे मुलाकात हो तो वो कपड़े पहन लेना, वो शूज़ या वो ज्वेलरी, या अगर कोई परफ्यूम दिया है, कोई मेकअप या कोई भी ऐसी चीज़, या जिस तरह मर्दों को बेल्ट्स वगैरह वॉलेट, तो वो चीज़ अगर इंसान पहन के जाए और उस इंसान को दिखाए कि देखो ये आपने दी या मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहना, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है। देखिए, तोहफे देने वाले का तो अपना ज़र्फ है, लेकिन रिसीव करने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना। मैंने बड़ी दफ़ा लोगों को देखा है कि तोहफे ऐसे रिसीव कर रहे होते हैं कि जैसे वो उनका राइट है, जैसे कि उनका गॉड गिवन राइट है। भाई बर्थडे पे भी अगर आपको कोई तोहफा देता है तो वो अगले बंदे का बड़ापन है। कहीं पे लिखा तो नहीं हुआ ना कि आपने डेफिनेटली बर्थडे के ऊपर किसी को प्रेजेंट देना ही देना है। अगर कोई आपको बाहर लेके जाता है या कोई एफर्ट करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। और शुक्रिया अदा करने से इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कम होती, बल्कि इंसान की उस दूसरे शख्स के सामने रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ती है। तो तोहफे रिसीव करने का भी एक तरीका होता है और ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान आजकल के ज़माने में चाहे 100 रुपये की भी चीज़ आपको दे रहा है तो वो अपने उस बजट में से निकाल रहा है जो प्रॉबेबली ऑलरेडी बहुत टाइट है। सो अप्रिशिएट करना सीखें। और बड़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा तोहफा मिलता है जो इंसान को नहीं भी पसंद आता, तो एटलीस्ट देने वाले के साथ तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और उसका शुक्रिया अदा करें। उस इंसान ने अपने टेस्ट के मुताबिक आपको चीज़ दी है। एंड दूसरी बात, अपनी फाइनेंशियल हालात के मुताबिक। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि बर्थडे प्रेजेंट्स या कुछ चीज़ें तोहफे खोल रहे हैं तो किसी एक बंदे का तोहफा उठाकर ये क्या दे दिया है, ये तो 1500-2000 रुपये की चीज़ है। देखें, हो सकता है कि वो 1500-2000 रुपये की चीज़ उस इंसान के लिए लाखों बराबर हो जिसने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं। सो प्लीज़ लर्न टू अप्रिशिएट पीपल, और जो वो एक जेस्चर करते हैं आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए तोहफा ख़रीदने का या आपको तोहफा देने का। और स्पेशली वो लोग जो अपने हाथों से चीज़ें तैयार करके लोगों को देते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ बना के कोई लेके जाता है किसी के घर, तो वो एक उनकी सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो उन्होंने बड़ा टाइम और एफर्ट लगा के चीज़ बनाई होती है। कोई खाने की चीज़ बना के ले जाता है, कोई डेकोरेशन की चीज़ बना के ले जाता है, किसी के लिए खुद सूट स्टिच करवा के ले जाता है। तो एक तो रिसीविंग वाले बंदे की बात करनी थी और एक जो तोहफे दे रहा होता है। अच्छा देखिए, तोहफे देने के भी कुछ उसूल होते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब किसी को तोहफा दें तो वो दें जो आपकी अपनी ज़ात को भी पसंद हो और दूसरे के टेस्ट के मुताबिक भी हो। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बड़ी दफ़ा अपनी पसंद की चीज़ दूसरे पे थोप देते हैं। जैसे कि अगर मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, अब मैं अगर अपनी बहन को येलो कलर का सूट दूंगी, मुझे पता है आपा नहीं पहनेगी क्योंकि आपा इट्स नॉट अ कलर शी वेयर्स। मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह अगर मैंने अपनी फ्रेंड मशल को कोई चीज़ देनी है, कोई कपड़े देने हैं, तो अगर मैं शलवार कमीज़ दूंगी 3 पीस तो वो शायद नहीं पहनेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो नॉर्मली 2 पीस पहनती हैं या फिर वेस्टर्न कपड़े पहनती है। मैं आपको एक एग्जांपल्स दे रही हूँ व्यूअर्स। तो किसी के ऊपर अपनी टेस्ट को ज़बरदस्ती इन्फोर्स करना। आप किसी के घर जा रहे हैं, आप खाने की चीज़ बना के लेके जा रहे हैं, वहाँ पाए लेके जा रहे हैं। अब वहाँ पर अगर कोई पाए खाता ही नहीं है तो पाए ले जाने का फ़ायदा क्या?
तो इसी तरह जब तोहफे देते हैं तो वो चीज़ लेके जाएं जो आपको पता है अगले को पसंद आएगी। अब आपको पता है कि किसी के घर आप जा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है और आप मिठाई का डब्बा ले जाएं, अब आप अगले का फ़ायदा करने के बजाय, किसी को अच्छा महसूस कराने के बजाय एक तरह से उसका नुकसान करें। जिसको डायबिटीज़ है वो खा तो लेगा मिठाई, लेकिन वो अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाएगा। सो तोहफे भी सोच समझ के देने चाहिए। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों को जब गिफ्ट देते हैं तो लड़कों को लोग गन्स दे देते हैं, टॉय गन्स दे देते हैं। अब बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं अपने बच्चों को गन से खेलने देते। तो जब किसी के बच्चों को भी तोहफे दें तो सोच समझ के देना चाहिए कि भाई कोई एजुकेशनल टॉय, कोई किताब, कपड़े, कोई ऐसी यूज़ की चीज़ दें जिससे बच्चा खेलेगा या उसको खेलने की इजाज़त भी मिलेगी। मुझे याद है एक दफ़ा हमज़ा की बर्थडे थी, कोई 10 साल पुरानी बात है, उसकी बर्थडे थी तो किसी ने उसको गन गिफ्ट की। वो छर्रों वाली गन होती है। ऑब्वियसली मैंने ना तो उसको उससे खेलने दिया और ना ही मैंने उसको वो गन दी, और वो फिर मैंने डिस्कार्ड ही कर दी, क्योंकि बात यह है कि छर्रों वाली गन एक डेंजरस चीज़ है। और एक उस वक्त हमसा 7 साल का हुआ था। 7 साल के बच्चों को छर्रे वाली गन देना एक इलॉजिकल बात है। लेकिन बात यह है कि चलें, किसी ने दिया, आपने अप्रिशिएट किया, आपने शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को नहीं उसको हैंड ओवर करना और ना ही उसकी कोई रीसेल वैल्यू है। सो अल्टीमेटली जब तोहफा दें सोच समझ के दें और दूसरे को हमेशा उस किस्म की चीज़ दें जो आपको खुद पसंद आए। अब ये नहीं कि अगर आपको सूट मिले हुए हैं अपनी बर्थडे पे 6-7, आपको नहीं पसंद तो वो आपने लमेट लमूट के किसी और को आगे पास ऑन कर दिए। पूरी बात है। अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है और वो आपके यूज़ की चीज़ है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। अगर यूज़ की चीज़ नहीं है, ठीक है, पास ऑन करने की सेंस समझ आती है, लेकिन फिर उस इंसान को ना पास ऑन करें कि जो उनके जानने वाला हो। ये भी मेरे साथ हो चुका है। मैंने बड़ी खूबसूरत एक साड़ी गिफ्ट की किसी को अपनी तरफ से, तो मैंने एक बड़ा बड़ा प्यारा गिफ्ट लिया अपने एक रिलेटिव के लिए। अच्छा, उनको गिफ्ट किया, कुछ ही 2 हफ्ते के बाद हमने किसी और की फंक्शन पे जाना था, वहाँ पे वो भी आई हुई थी, उन्होंने गिफ्ट शिफ्ट दिए। अच्छा, किस्मत की बात देखें या बदकिस्मती की बात देखें कि मैंने जो गिफ्ट पैक सारे पड़े हुए थे, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊँ और किसी बड़े की कोई ओकेज़न हो, तो खैर वो जिनके फंक्शन था या ओकेज़न था वो मेरे से उम्र में मेरी अम्मी की एज ग्रुप की थी। खैर उन्होंने कहा कि बेटे ज़रा प्रेजेंट्स वगैरह गाड़ी में रखवा देती हो। मैंने ऐसे करके हाथ आगे किया उठाने के लिए बैग्स को। जो पहला बैग मेरे सामने नज़र आया, जो पहला बैग के अंदर मुझे चीज़ नज़र आई, वो मुझे साड़ी नज़र आई। क्योंकि वो प्लास्टिक की रैपिंग में होती है ना, सी थ्रू प्लास्टिक होता है, और वो गिफ्ट बैग में डाला हुआ था। मैंने ऐसे देखा और क्योंकि वो साड़ी इतनी यूनिक सी थी तो मुझे ऑलरेडी पता था कि ये वही है। खैर मैंने चुप करके वो आगे पास ऑन कर दिया और दे दिया। बट दिल में तो बात रह गई ना कि यार अगर मेरी दी हुई चीज़ नहीं भी पसंद आई थी तो इतने क्लोज जानने वाले को देने का क्या पॉइंट था। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर पास ऑन कर ही रहे हैं किसी का दिया हुआ तोहफा तो सोच समझ के करें, फिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ सर्कल या मुख्तलिफ इंसान को दें। तो ये भी हो जाता है। देखिए, देने वाले का दिल दुख जाता है और लेने वाला जो है वो अपने आप को बिला वजह बुरा बनवा देता है इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। सो तोहफे दें, तोहफे देना बड़ी प्यारी बात है, लेकिन कोई भी काम अगर सोच समझ के करें और उसके पीछे हमारी नीयत पॉजिटिव हो तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो स्पेशल ओकेजन्स पे, स्पेशल मौक़ों पे कोई अपने हाथ से बनी हुई कोई या कोई ऐसी स्पेशल या यूनिक चीज़, या आपको पता है कि दूसरे को क्या पसंद है। अच्छा, हम एक और चीज़ करते हैं, हम सारी फ्रेंड्स का एक जो ग्रुप है जो बहुत क्लोज, हम बचपन से लिटरली पैम्पर से जो साथ दोस्तें हैं, हमारा ग्रुप है, हम हर बार जब किसी की बर्थडे आ रही होती है तो पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो हमारे साथ शेयर कर दिया जाता है। अब अगर कोई बहुत महंगी चीज़ हो तो सारे पैसे गिफ्ट में दे देते हैं। अब क्लोज दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो आप ये कर लेते हो, या फिर हम सारे पैसे जमा करके वो चीज़ ले लेते हैं। आई रिमेंबर 4 years ago मेरी एक दोस्त है, उसने नया मोबाइल लेना था, फ़ोन लेना था, और अपना उसने सेल करके उसमें पैसे डाल के लेना था। उसको लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो हम सारी जो फ्रेंड्स हैं, जो कोई हमारा 15-16 फ्रेंड्स का सर्कल है, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 रुपये दिए, हम सब ने मिला के उसके मोबाइल में डाल के, वो एक महंगे वाला फ़ोन होता है वो उसको उनको पसंद था, वो हमने उसको ख़रीद के दे दिया, उसको बता दिया कि अपना फ़ोन दो। तो देखिए ना, अब ये एक ऐसा गिफ्ट है जो वो जब भी यूज़ करेगी सोचेगी यार ये मेरी सहेलियों ने चेंज करा के दिया था। आई एम जस्ट सेइंग, बहुत सी चीज़ें की जा सकती है। अगर आपको नहीं पता अगले को क्या पसंद है, मैं तो मेरी फ्रेंड्स के बच्चों की बर्थडे हो तो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि यार आजकल किस चीज़ में इंटरेस्ट है, स्पाइडरमैन, यूनिकॉर्न, बारबी, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर उस हिसाब से मैं फिर जाके चीज़ खरीद लेती हूँ। अगेन, छोटे बच्चों को भी तोहफा देना है तो वो चीज़ देना जो बच्चा एंजॉय करता है। जैसे बच्चों को फेज़ आया हुआ आता है गाड़ियों का या गुड़ियों का, या बॉयज़ बहुत ज़्यादा एक टाइम आता है ब्लू उनको बड़ा पसंद आ रहा होता है, लड़कियों को कभी कभी पिंक बड़ा पसंद आ रहा होता है। जो भी
उनकी पसंद की चीज़ है, अगर पसंद की चीज़ दें, चाहे न्यूबॉर्न बेबी भी किसी के घर हो, न्यूबॉर्न बेबी भी हो, तो वहाँ पे वो चीज़ दें जो उस वक्त पेरेंट्स के काम की चीज़ है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 3 महीने के जो कपड़े होते हैं वो लिटरली 2 से 2.5 महीने के अंदर फ्री हो जाते हैं, आप यूज़ ही नहीं कर सकते, बच्चा इतना माशाल्लाह बड़ा हो जाता है, स्पीड इतनी तेज़ होती है बच्चे के बड़े होने की। इस स्टेज पे पेरेंट्स जो है ज़रा एहतियात से चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन अगर आप आ रहे हैं और गिफ्ट किसी को दे रहे हैं न्यूबॉर्न का, तो 3 से 6 महीने के बच्चे की चीज़ें दे दें या 6 से 9 महीने की दे दें और बता दें कि ये ज़रा बड़े बच्चे की हैं, क्योंकि आपने तो अपने बेबी के लिए सामान ले ही लिया होगा, तो हमने सोचा कि आपको ये दे दें। या कोई बॉटल वार्मर दे दिया, कुछ स्टेरलाइज़र दे दिया, कोई ऐसी चीज़ दे दी जो पेरेंट्स के काम की चीज़ हो। शादियों पे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बेस्ट चीज़ होती है कि इंसान पैसे दे दे, बेस्ट चीज़ होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ दे जो आपको पता है कि उनकी ज़रूरत की है। आपको पता है कि भी बच्ची अपना घर सेट करना चाह रही है, आपके साथ उसने बैठ के कहा है कि यार मैंने ब्लेंडर लेना है, मैंने माइक्रोवेव लेना है, ये लेना है, मैंने वो लेना है, तो किसी एक ने माइक्रोवेव गिफ्ट कर दिया, किसी एक ने ब्लेंडर गिफ्ट कर दिया। व्यूअर्स, बाहर तो यही होता है, एक रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड होता है कि ये चीज़ें इस बंदे ने कही हैं। बंदा जाता है दुकान के अंदर, बता देते कि जी इस दुकान में जाते हैं, कहते हैं जी फलां की रजिस्ट्री निकाल दें, तो उस रजिस्ट्री में सारे नाम लिखे हुए होते हैं कि ये चीज़ें इनको चाहिए और वो दिखा दी जाती हैं। जो भी आपकी प्राइस रेंज में आता है आप ख़रीद लेते हैं। तो ये भी एक बड़े मज़े का सिलसिला है। सो अगेन, पैसे तो आपने खर्च करने ही है। क्या बेहतर नहीं है कि जो पैसे आप खर्च करें उससे अगला इंसान खुश होए और आपको भी दुआएं दे कि यार कितने मज़े की चीज़ दी है। खैर, यहाँ से अब हम जाएंगे अपनी प्यारी सी शेफ़ नूर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ़ सलाम। सैयदा नूर हैदर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो नूर जी, हम तोहफ़ों की बात कर रहे थे, गिफ्ट गिविंग की बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? बहुत अच्छी आपने बातें की। अच्छा, जो मुझे भी तोहफे देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आप इंसान को वो चीज़ दो जो वो बंदा इस्तेमाल करे, या ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने लिए खुद ना खरीदे लेकिन आपको पता है कि उनको पसंद है, राइट? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। देखिए नूर, आप भी, मैं भी, हम बहुत सी अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। बच्चे, फैमिली, हज़ार चीज़ें होती है। बंदा सोचता है कि यार अपने लिए ये जूती लूँगी तो ये मुझे 4,000 की पड़ेगी, 2 मेरे हमजा और हसन और नूर की चप्पल एक एक आ जाएगी इतने में। तो बंदा अपनी बहुत सी चीज़ें साइड पे करता जाता है। बिल्कुल सही कह रही तो हैं। वो चीज़ फिर अगले को लेके देना जो इंसान को पसंद है, लेकिन अपने ऊपर बंदा पैसे नहीं खर्च कर रहा है ये सोच के कि मेरे पे ज़ाया हो, इस तरह के तोहफे दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन जो लोग हैं ना, जो खुद चीज़ें वो यूज़ नहीं करते, जब देखा है कि इसने कभी भी इस तरह की नहीं पहनी, लेकिन वो गंदे से तोहफे दूसरों को दे देते अब हैं। नूरी, ये- जैसे ये आप है, आपको experience मैंने है। अगर गिफ्ट देना हो, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल जीन्स दे देती हूँ, तो आपने उसको देख के कहना है कि यार जी, एक किदे वास्ते लाए हो, ठीक है? तो वही वाली बात है ना कि किसी ऐसे बंदे को, या मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे थी, अच्छा वो सर नहीं कवर करती, तो उसको एक फ्रेंड ने 2 हिजाब गिफ्ट कर दिए, तो उसने शुक्रिया अदा किया और वो नमाज पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स उनको इस्तेमाल करती है एंड ऑल ऑफ दैट। बट उसने बाद में पूछा कि मुझे क्या कहना चाह रही थी कि मैं हिजाब पहनना शुरू कर दूं। मैंने कहा नहीं नहीं यार, क्योंकि वो खुद सर कवर करती है तो उसने तुम्हें उसी किस्म का तोहफा दिया। अब बात ये कि ये भी अंडरस्टैंड करने की बात है, चीज़ वो दे जो आपको पता है कि बंदा यूज़ करेगा। मैंने तो खैर उसको यही कहा, मैंने कहा शुक्र करो, ये तो एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। हिजाब की सबसे प्यारी बात ये होती है आपकी जैसे भी, एज लॉन्ग एज आप फुली कवर्ड हैं, आपने पहना और आराम से आपने अपनी नमाज अदा की, आप काम पे हैं, आप कहीं पे, एक ये बड़ी कन्वीनियंस होती है। हिजाब की दुपट्टा आपको पता है ज़रा स्टक हो रहा होता है, जब आपने लिया आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हें बड़ा यूजफुल तोहफा दिया है। कभी कभी अगले को बताना भी पड़ता है कि ये आपकी कितनी यूज़ की चीज़ है, लेकिन हर इंसान को पता होता है कि जिसको वो तोहफा दे रहा है तो वो क्या कैसी चीज़ें यूज़ करता है। बिल्कुल। और खाने में क्या, मैं तो जब भी मुझे पता होता है कि मेरा केक्स लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं तो वो केक्स बना के ले जाती हूँ। बिल्कुल, और वही बहुत खुश होते हैं वो 2,500, लोग। 1500-2500 का आपने अगर सूट खरीदना है या किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदना है, उससे 100 गुना बेहतर है कि अपने हाथ की बनी हुई चीज कॉस्ट उतनी आएगी जी, लेकिन उसमें जो मोहब्बत और जो प्यार जाएगा। हाँ जी। और वो सब लोग यही कहते हैं कि इससे अच्छा कोई तोहफा ही नहीं है। बिल्कुल, हर इंसान को पता होता है कि उसका फ्रेंड्स, उसकी फैमिली में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और क्या चीज़ पसंद करते हैं, और वैसा ही देना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं वो जब लेट सपोज मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रही
और मैं आपको दे दूं और क्या कहते हैं आप ये कहेंगे कि देखें ये तो ये करती नहीं और अपने लिए कितने अच्छे कपड़े पहनती नहीं, है। बट वही वाली बात है ना, मगरो लाने वाला काम हाँ जी, नहीं ये करना। बड़े अफसोस की बात होती वही है। बात ना कि दूसरे के लिए वही पसंद करो जो जो अपनी जात अपने के लिए लिए। करते हो, लेकिन उसके टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट के हिसाब से। अब जैसे मैंने कहा कि शायद एक बड़ा खूबसूरत पीला जोड़ा मेरे पास पड़ा हुआ ऑन स्टिच, बट वो आपा को देने का फायदा नहीं है, उन्होंने पहनना ही नहीं है, मुझे हर बंदे पता को है वो पता कलर है, नहीं पहनते। कलर नहीं पहनते। अच्छा चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी। ये तो एक इतना लंबा टॉपिक है, इस पर हम सारी खत्म जिंदगी नहीं बात होगा। कर सकते हैं क्योंकि कहानियां इतनी है, मेरे साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं जी चटपटा सा चिकन स्टीम रोस्ट। नाइस। जी, और इसके लिए हमें चाहिए जी मुर्ग का गोश्त 2 किलो, टिक्का मसाला 1 पैकेट, फिश मसाला 1 पैकेट, लहसुन पाउडर 2 खाने के चम्मच, अदरक पाउडर 2 खाने के चम्मच, इमली आलू बुखारा पेस्ट 4 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 कप, लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 कप, तेल 3/4 कप, दही आधा कप, नमक 6 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 15 चाय के चम्मच और रेड फूड कलर जो है वो 1.5 टीस्पून। रेड फूड कलर नहीं, सॉरी, येलो फूड कलर। हाँ, लेकिन अगर फूड कलर नहीं भी किसी ने नहीं भी- डालना तो ना ले ले, क्योंकि कुछ लोग, जिस तरह मैं घर में ना आर्टिफिशियल कलर्स की अवॉइड करती हूँ, हाँ इवन फूड जी। कलर्स को, तो आपने अगर नहीं डालना तो ना डालें। बट वो जो एक कलर आता है ना, वो जो अभी हम देख रहे हैं, ये देख उसका लें, हाँ जी, मैरिनेट marination करके हमने की उसको है। रखा हुआ है, ये जो कलर आता है ना स्टीम रोस्ट वाला, हाँ जी, ये बाहर steam। वाला, वो इसी तरह आता है। अच्छा जी, ये जो सारे मसाले हैं ना, ये आप इसको मिक्स करके आप इसको मिक्स करेंगी और जो हमारा चिकन के लिए लगेगा, ठीक है, बाकी हमने इसको फ्रीज़ कर देना है और हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और इसको हम इससे हम जो है वो चिकन बोटी भी बना सकते हैं जी। तरीका इसका ये है कि आप इसको होल चिकन भी ले सकते हैं और इसके पीसेस भी कर सकते हैं। छोटी बोटी कराना चाहिए आपकी अपनी मर्ज़ी है और 8 पीस कराना चाहिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। इसको कट लगा के और इसमें 8 कप पानी और 1 कप सिरका डाल के 2 चम्मच खाने के नमक और आप इसमें डिप करके और 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख दें, ठीक है जी। ताकि इससे क्या होता है जी, ये करने से होता क्या है? इससे ये होता है कि ये जब आप टिक्का खा रहे होते हैं तो अक्सर आप बोटी तोड़ते हैं तो उसमें से ब्लड आ जाता है। हाँ जी। और ये जो है ब्लड और नहीं टेस्ट आएगा, भी अंदर बिल्कुल तक नहीं जाता। हाँ जी, टेस्ट भी अंदर तक नहीं जाता, इसके अंदर तक टेस्ट चले जाएगा। और ये तरीका जो भी आप चिकन बना रहे हैं, टिक्का बना रहे हैं, होल चिकन बना रहे हैं, बोटी बना रहे हैं, चिकन अंगारा बना रहे हैं, ये तरीका पहले आपने करना ज़रूरी है। वैसे आई थिंक अगर हम मटन बीफ के साथ भी ये करें तो वो नरम बड़ा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मटन के साथ कर सकते हैं, आप बीफ के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि सिरका और नमक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं। हाँ, फिश और उसमें नहीं आपने करना ये प्रॉन्स वगैरह में, कुछ वो तो फौरन ही पक वो तो जाते हैं। फ़ौरन ही हो जाती है। अच्छा, फिर इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए डिप कर देना और उसके बाद आपने इसको छानी में डालकर छान लेना ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर आपने किचन टॉवल से इसको बिल्कुल ड्राई करना है और जितने ये मसाले हैं ये एक बाउल में डाल के मिक्स करने हैं और जितना हमें ज़रूरत है मसाला आपने वो लगा के इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। और उसके बाद जो है आप स्टीमर, ये है स्टीमर में आप ये इसमें डालें और क्या कहते हैं इसको 1 घंटे के लिए स्टीम कर लें। अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है तो एक देचके में पानी डालें, कोई भी घर में छन्नी होती है, छन्नी ऊपर रखें और उसके ऊपर ढक्कन रख के और इसको स्टीम कर लें और ये आपका मज़ेदार किस्म का स्टीम रोस्ट तैयार है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और इसको हम फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। इसमें स्टीम वेजिटेबल भी आप रख सकते हैं, वो भी सर्व कर सकते हैं उसके साथ। और ये बाकी जो मसाला होगा आप इसको फ्रीज़र में रख दें, ये आपका सेफ़ हो जाएगा। ये आप फिर दोबारा अगर इसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाला काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बन यहाँ पे जाएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स, देखिए अगर आप नमक और सिरके के साथ एक चीज़ को सोक कर रहे हैं तो याद रखिए कि नमक से बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर बाकी मसाला आपने बड़े मुनासिब अंदाज में लगाना है। और जैसे कि आपने कहा कि फ्राइज़ के साथ चले बच्चे वगैरह अगर खा रहे हैं तो कर लें, बट बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि स्टीम रोस्ट के साथ आप आधी आपकी मुर्गी स्टीम हो गई, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद आपने बाकी सब्जियां, गाजर, मटर, आलू डाल दिए साथ ही उसके साथ, उसमें थोड़ा सा मसाला उस पर लगा के और वो भी साथ ही स्टीम हो जाएंगी आपकी चिकन के और एक बहुत हेल्दी मुकम्मल मील तैयार होगी। आपको रोटी चावल किसी की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच। और यहाँ से हम बढ़ेंगे अपने उस सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हम आपको हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं। व्यूअर्स, हम क्या देते हैं, हमें तो हमारे एक्सपर्ट्स गाइडेंस देते हैं। आज माइग्रेन से रिलेटेड बात करेंगे, जिसे आधे सर की दर्द भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसका शिकार हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे याद है कि मैं 13 साल की थी कि 12 साल की थी तो मुझे पहली दफ़ा माइग्रेन हुई थी। एंड आई रिमेंबर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा, जैसे मेरे सर का एक साइड जो है
वो एक्सप्लोड कर जाएगी। और मैं यही बार बार मम्मा को कहती थी, मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरा दिमाग फट जाएगा, मुझे समझाना ही नहीं आ रहा था। आज भी वही माइग्रेन का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन बहुत से मरहलों के बाद गुजरने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमारे पास गाइडेंस हो तो हम बहुत से पैसों का नुकसान से भी बच सकते हैं और राइट ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। और अब तो जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ऑप्शंस भी आ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एट मेयो हॉस्पिटल एंड किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बना दिया ना, कितनी गलत बात। चले वो भी ठीक है, ठीक, वो भी ठीक है, अच्छे अच्छे सारे ही अच्छे काम है एज लॉन्ग एज डॉक्टर। सो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का क्या काम है माइग्रेन से? आई नो पेन मैनेजमेंट का तो है, लेकिन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हाँ जी, उसमें होता है कि बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मिलते जुलती चीज़ें। वो दिल की एंजियोग्राफीज करते हैं, हम दिल के अलावा सारे जिस्म की एंजियोग्राफीज करते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं जिनमें पेन भी आती है। मेरे पास पेन की अलग से स्पेशलिटी है, मैंने मास्टर्स किया था। वेरिकोस फॉर एग्जांपल आप जी, बड़ी अच्छी डील करते हैं। वही करते हैं जी, वेरिकोस वेन्स भी करते हैं। फिर बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा हम जो बायोप्सीज बहुत सारी करते हैं, यानी हम वो काम करते हैं जिसके लिए ना ऑपरेट करना पड़े, ना बेहोश करना पड़े, ना सुन करना पड़े। हम विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और वो हम सारे काम करते हैं। सही, उसमें पेन भी आ जाती है। तो मेरा चूँकि पेन में इंटरेस्ट था तो मैंने पेन में स्पेशलाइजेशन की। सो आई डू नॉट मोर पेन देन इवन रेडियोलॉजी। अब मेनली ये बात करने का पॉइंट ये था कि व्यूअर्स अक्सर सोचते हैं कि जब आप रेडियोलॉजिस्ट का नाम लेते हैं तो मतलब ये अल्ट्रासाउंड, उससे आगे दिमाग निकलता ही नहीं है। तो मैंने कहा पहले ये बात क्लियर कर लें। और क्योंकि डॉक्टर साहब आपकी MRI, CT स्कैन, इन चीज़ों से रिलेटेड भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उससे रिलेटेड भी गाइडेंस लेनी है इन टर्म्स ऑफ माइग्रेन। डॉक्टर साहब, ये माइग्रेन है क्या? कोई हमें समझा दे ये चीज़ क्या है, उसके बाद अगली चीज़ की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ माइग्रेन? अच्छा, ये माइग्रेन पे डिटेल में जाने से पहले ये ना बात कर लें कि हेडेक क्या है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं चलता। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि उनको हर हेडेक जो है वो माइग्रेन नहीं होती। हाँ, सिर का दर्द और हर माइग्रेन जो है वो कैंसर की दर्द नहीं होती। अब दो तीन चीज़ें, दो मिनट लगेंगे सर। ये देखें कि हर वो दर्द जो सर में होती है उसके आगे हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ये हमारे व्यूअर्स के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे एक टेंशन हेडेक है, वो बैंड टेंशन हेडेक है, साइनस हेडेक है, टेंशन या स्ट्रेस हेडेक, फिर अपनी एक साइनस हेडेक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों को क्लस्टर हेडेक, वो क्लस्टर हेडेक है। अब क्लस्टर हेडेक क्या होती है, मैं आपको दो लफ्ज़ों में फ़र्क बता देता हूँ। चलिए पहले बेसिक हेडेक से शुरू करते हैं। अच्छा, बेसिक हेडेक हम ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो स्ट्रेस हेडेक के साथ आते हैं। कोई टेंशन हो गई, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई बिजनेस का रौला पड़ गया, कोई घर में लड़ाई हो गई, या बच्चे सारी रात जाग के पढ़ रहे हैं। जी, वो टेंशन हेडेक बेसिकली सारे सर में होती है या बैंड की तरह होगी। जैसे बैंड होता है ना, इस तरह की हेडेक होती है। वो आम जो घर में दवाइयाँ होती हैं उनसे ये ठीक हो जाती है, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन जो भी घर में मिलती है। अच्छा, उसके बाद आती है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक वो होती है जो ख़ास तौर पे मेल्स में ज़्यादा होती है। ये आँख के पीछे शुरू होगी दर्द और ये ऐसे लगेगा जैसे आँख के पीछे सर तक जा रही है। तो डॉक्टर साहब ये तो फिर माइग्रेन भी नहीं हुई ना, ये आँख में दर्द होती है। अच्छा, आँख के अंदर जी, एक और वो उसकी निशानी ये होगी कि आँख लगेगा जैसे छोटी शुरू हो गई है और उसका रंग लाल होना शुरू हो गया है और ये बड़ी सीवियर हेडेक होती है। यही मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको माइग्रेन के साथ डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो ये जो दो तीन किस्म के आपने बताई, ये सारे। फिर साइनस हेडेक होती है। साइनस हेडेक तो इधर सामने सर पे या आँख के नीचे, इसमें भी यहाँ पानी आना शुरू हो जाएगा और प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब आ गई माइग्रेन। माइग्रेन बेसिकली ये एक साइड पे ज़्यादा होती है लोगों को और इसकी निशानी ये होगी कि ये थ्रॉबिंग हेडेक होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई चीज़ ऐसे हो रहा है और उसके बाद ये लगेगा ये कि जैसे ये दिमाग, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरा दिमाग फट जाएगा, लगता है जैसे दिमाग में टाइम बॉम्ब है। ऐसे ही है, ऐसे धड़क, जैसे दिल नहीं धड़कता व्यूअर्स, दिमाग धड़कना शुरू हो जाता है और एक साइड पे मोस्टली। अच्छा, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बिल्कुल सर के ऊपर एक जगह के ऊपर, स्पेसिफिक जगह के ऊपर हेडेक होती है, वहाँ से वो आबशार की तरह फैलती जाती है और इट इज़ सो सीवियर कि मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो दीवारों को टकरे मारते हैं, इतनी शदीद ये दर्द होती है। अच्छा, इसमें बेसिक बात ये कि इट इज़ मोर अबाउट 4 times मोर एज़ कम्पेयर टू मेल्स।
फीमेल्स में ही ज़्यादा है। अच्छा, और फैमिलीज़ में रन करती है, बाप को भी है, माँ को भी है, अगर तो बच्चों को भी है, बेटों को भी है, बेटियों को भी है, सारी फैमिली में ये माइग्रेन रन करती है। और इसके अलावा इसका ना तो कोई टाइम है और ना शुरू होने का टाइम है, ना ख़त्म होने का कोई टाइम है। डॉक्टर साहब एज क्या है होने की? मुझे पता नहीं क्यों लगता है डॉक्टर साहब, मैं अपना आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पूरे घर में माइग्रेन होती है, तो मैं भी देख देख के ना एनालाइज कर करके, प्यूबर्टी जैसे ही आपके हार्मोन्स चेंज होने शुरू होते हैं डॉक्टर साहब, जब तक आई डिडंट हिट प्यूबर्टी मुझे माइग्रेन नहीं हुई। माई सिस्टर हिट प्यूबर्टी एट एज 9, आपा को 9.5 साल की उम्र पे माइग्रेन शुरू हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये आमतौर पे जब खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाली होती है तो एकदम से खवातीन की ये पता नहीं, मैं शायद मैं गलत कह रही हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन मखसूस दिनों में इसके एपिसोड ज़्यादा हो जाते हैं और ख़ासतौर पे हमारे पास, और जब तक नहीं हुआ वो टाइम आपका शुरू नहीं हुआ एज अ चाइल्ड तो आपको होती नहीं, आप बिल्कुल ठीक घूम रहे होते हैं। बट मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो 5-5 साल की उम्र पे शदीद सिर की दर्द होती है और पेरेंट्स कहते हैं इसको माइग्रेन हो रही है। हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें से अक्सरियत की एज 12 साल से लेके आगे ऑनवर्ड्स 40, 45, 50 साल तक होती है। लेकिन ये कि ये 12 साल के बाद शुरू किसी वक्त भी हो सकती है और ख़वातीन में ख़ास तौर के ऊपर वो जो आपने दिन बताए उनमें तो ज़्यादा चांसेस है इसके होने के। और इसकी निशानी ये भी है कि ये बात रिकग्नाइज करनी ज़रूरी है। मुझे पता है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई ताल्लुक नहीं है, टेक्निकली हम माइग्रेन की बात करें, लेकिन इसलिए बात करनी ज़रूरी है कि इंसान अगर मेंटली तौर पे अलर्ट हो और राइट टाइम पे अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो पेन का एलिमेंट भी डॉक्टर साहब कंट्रोल हो जाता है। नहीं जी, इनडायरेक्ट ताल्लुक है, इसलिए कि वो लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं ओरल, उनमें माइग्रेन का जो एलिमेंट है वो निस्बतन ज़्यादा है उन लोगों की निस्बत जो नहीं लेते। इसका मतलब है कि हार्मोन्स का ताल्लुक तो है इसके साथ, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक है, हार्मोन्स का ताल्लुक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल का ताल्लुक है, ओवर एक्सर्शन का ताल्लुक है, लैक ऑफ स्लीप का ताल्लुक है, कोई आपकी खुराक का ताल्लुक है, खुराक डाइट का बहुत अगर आप ताल्लुक है। खाना नहीं सही से खा रहे हैं हाँ, या चीज़ कुछ चीज़ चॉकलेट, एग्जैक्टली कुछ लोगों को इससे बड़ी सवेयर होती है। जी बिल्कुल। कुछ लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उनकी माइग्रेन बेहतर हो जाती है क्योंकि कैफीन अंदर जा रही होती है। लेकिन बात यही है ना कि एक चीज़ को ठीक करने के लिए दूसरी बुरी चीज़ सिस्टम में डाल दो। वही देखिए, हर बंदे को उसका अपना ट्रिगर पॉइंट है, उसको पता चल जाता है कि मुझे ये चीज़ों से होती है और ये चीज़ों से मैं ठीक होता हूँ। डॉक्टर कैसे पता चले? बात ये है कि देखिए ना, इस एज पे इस स्टेज पे आके जब मेरा बेटा भी 17 साल का हो रहा है तो तब पता चलने का क्या फ़ायदा? इतना अरसा तकलीफ का गुजार लिया, जो हम सीटी स्कैन्स करवाए, MRIs करवाए, डॉक्टर साहब हर चीज़ करा ली, किसी चीज़ से फर्क। ये जो हम बैठे हैं इसका मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि आप लोगों को बजाय से कि 17 साल वेट किया जाएगा, पहले पता चल जाए कि इसकी निशानी क्या है, फ़र्क क्या है, डायग्नोज कैसे करते हैं और उसके बाद इसको ट्रीट कैसे करते हैं। देखिए 70% ऑफ द माइग्रेन्स जो आज तक कभी इसका कॉज ही पता नहीं चली। लोग सर्जरी से लेके और दवाइयों तक, हकीमों से लेके और दम दरूद तक सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक हमें 70% में इसका कॉज ही नहीं पता, तो हम इसको ट्रीट क्या करेंगे। तो हम सारी दुनिया में रिसर्च चल रही है, कोई ट्रीटमेंट्स हैं जो इफेक्टिव हैं, कोई ट्रीटमेंट, और दूसरी बात, एक ट्रीटमेंट जो आप पे इफेक्टिव है हो सकता है आपके जो भाई पे या बहन पे इफेक्टिव ना हो। मेरी एक दोस्त ने फॉर एग्जांपल बोटॉक्स करवाया था क्योंकि सुना है कि बोटॉक्स से भी फर्क पड़ता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने करवाया, उससे बड़ा फर्क पड़ा, मैंने कराया कोई फर्क नहीं पड़ा। वही तो कह रहा हूँ, सर के अंदर वो बेसिकली आपके ना जिस एरिया पे ज्यादा या पता नहीं वो बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। एक्चुअली तो व्यूअर्स बोटॉक्स मुंह ठीक करने के लिए नहीं बना था, बोटॉक्स एक्चुअली इन्वेंट किया गया था इलाज के लिए, तकलीफ लोगों की हैंडल करने के लिए। कुछ लोगों के मसल्स के ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, वो चीज़ें हैं रिजॉल्व करने के लिए। ये तो उसको रियलाइज़ किया कि ये काम भी करता है तो लोगों ने मुंह ठीक कराने कर दिए। तो बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं। बल्कि डॉक्टर साहब आप इजाज़त दें तो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जी ज़रूर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माइग्रेन की तशखीस का सही तरीका क्या है, एटलीस्ट आप क्या तरीका इख्तियार करते हैं, फिर आप कैसे गेज करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट और क्या क्या ट्रीटमेंट्स आपने ज़्यादातर यूज़फुल पाई हैं, और फिर कौन सी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं माइग्रेन से बचने के लिए। अब हम ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ हैं। हम अभी यही डिस्कशन कर रहे थे कि लोग जो जाके, अभी ब्रेक से पहले जो बोटॉक्स की बात हो रही थी कि बोटॉक्स से माइग्रेन का इलाज होता है। देखिए वही वाली बात है ना कि मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप स्ट्रेंज से स्ट्रेंज चीज़ भी बड़े अच्छे अंदाज में करा लेंगे, या मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी बड़े अच्छे से करा लेंगे।
और अगर गलत बंदे के पास जाएंगे तो सिंपल प्रोसीजर का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। हम अभी ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई आंखें विंगी हो जाती हैं, लोगों की आंख ड्रूप कर जाती है। देखिए जिसका जो काम है उसी के पास जाया करे कराने के लिए। आप कभी भी जो इलेक्ट्रिशियन है उससे तरखान वाला काम नहीं कराएंगे, आप तरखान से कभी भी वो काम नहीं कराएंगे। आप तरखान से फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट का काम नहीं कराएंगे, आप आर्किटेक्ट से कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं कराएंगे। हर बंदा जो है वो अपनी कैटेगरी में, घर बनाने की अगर बात करें तो हमारी बॉडी भी जो है वो मेंटेनेंस रिक्वायर करती है। सो हम बात करें माइग्रेन की। डॉक्टर साहब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो डॉक्टर साहब का सबसे ज़्यादा फोकस पेन मैनेजमेंट पे होता है। डॉक्टर साहब तकलीफ दूर करने की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? रेडियोलॉजी इतनी मतलब वो फील्ड है जिसमें बंदा अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। हर चीज़ के लिए आपको अल्ट्रासाउंड या ये या वो चाहिए, या गाइडेड चलो अल्ट्रासाउंड कर लिया, कोई इलाज कर लिया। पेन मैनेजमेंट की तरफ आप क्यों गए? वो जब हम रेडियोलॉजी में रिपोर्ट करते हैं ना, सीटी रिपोर्ट करते हैं, एमआरआई रिपोर्ट करते हैं, हमारे सामने पेशेंट बेचारा दर्द के साथ करा रहा होता है, रो रहा होता है, हम कर कुछ नहीं सकते थे। फिर मैं जब इंटरवेंशन शुरू की तो हमें ये पता चला कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो, सीटी गाइडेड हो, लोग ब्लाइंड करते हैं। मुझे रेडियोलॉजिस्ट होने का फ़ायदा ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करता हूँ, सीटी स्कैन इस्तेमाल करता हूँ, एंजियोग्राफी की मशीन इस्तेमाल करता हूँ। दैट इज़ मोर टारगेटेड। अच्छा, एक चीज़ आपको नजर आ रही है करती हूँ व्यूअर्स, जैसे कि ये मेरा मुंह है, आपको भी स्किन के साथ नजर आ रहा है, राइट? लेकिन जब आप इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, मैपिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वेन्स कहाँ पे हैं, किधर मसल है, किधर कौन सी चीज़ है। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी टीका मसल में लगाना है, आप वेन में लगा देते हैं। अगर आंख की किसी वेन में चला गया आप अंधे हो जाएंगे, या आंख लटक जाएगी, मतलब ड्रूप कर जाएगी, ऐसे हो जाएगी और फिर वो खुलेगी नहीं। सो द पॉइंट, मैं कोई एक एग्जांपल दे रही हूँ फेस का। इसी तरह पूरी बॉडी के ऊपर आपका ये बाजू है, इसमें वेन्स हैं, आपने मसल का इंजेक्शन मसल में लगाना है, आपने वेन का इंजेक्शन वेन में लगाना है, राइट डॉक्टर साहब? आप ये बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब अगर हमने ये बात अंडरस्टैंड कर लिया तो डॉक्टर साहब माइग्रेन के बारे में हमें गाइड करें। माइग्रेन का आप इलाज कैसे करते हैं और कौन से इलाज एग्जिस्ट करते हैं? अच्छा, माइग्रेन जो है बहुत पुराना एक सब्जेक्ट है। जब से शायद ये दुनिया बनी है माइग्रेन साथ साथ चल रही है, और हमारे पास अभी भी जो रिमोट एरिया से लोग आते हैं वो ऐसे से इलाज करा के आते हैं जो आपकी समझ में ही नहीं आते। कई लोगों ने तो दिमाग में सुराख कराए होते हैं। और एक बात याद रखें, प्रेशर है आपके सर के अंदर, प्रेशर है तो गंदे आले से या चलो सो कॉल्ड डॉक्टर ने भी सुए से सुराख कर दिया सर के अंदर। और मेरे पास एक पेशेंट आई, उनको एक डॉक्टर ने, अपने गांव के डॉक्टर ने ये यकीन दिला दिया कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी छिपकली पड़ी हुई है, वो जब हिलती है तो तुम्हें दर्द शुरू हो जाती है। अब वो दर्द उसकी इतनी शदीद होती थी कि उसने कहा कि मेरा दिमाग यहाँ से सुराख करो, खोलो और वो छिपकली निकाल दो। सदके जाऊं, आप सोचें जिसको दर्द हो रही होती है, देखिए मासूमियत देखें अगले की और नाजायज फायदा देखें उस मासूमियत का उठाया। एक बात याद रखें, जिसको दर्द हो रही होती है ना, वो अल्टीमेटली जो भी आप उसको कहें, ए मकाना कहें या जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो कभी ना कभी तैयार हो जाएगा, अच्छा शायद यही हो। सो मेन चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो क्या है ऑप्शन? पहले सबसे पहली बात ये कि अगर आपको काम करते दौरान किसी को माइग्रेन का अटैक हो गया तो फिर क्या करें, घर में हो गया तो क्या करें। सबसे पहली चीज़ हम ये बताते हैं कि आप किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पे आपको रोशनी ज़्यादा ना हो, जहाँ पे शोर ज़्यादा ना हो, फ्लिकरिंग लाइट्स ना हो, और आप थोड़ी देर सुकून से बैठें, ठंडा पानी पिएं। थोड़ी देर बाद आपको आहिस्ता 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 फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये तो पहला स्टेप, ये पहला कदम है। पहला कदम है। उसके बाद हर बंदे को अपने माइग्रेन के ट्रिगरिंग पॉइंट्स का पता होता है। अब ये जैसे आप अभी बात कर रही थी कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे माइग्रेन शुरू होने वाली है, तो जो ट्रीटमेंट आपको सूट करता है, चाहे वो छोटी सी दवाई वो अपने पास रखें, उसको उसी वक्त इस्तेमाल कर लें। वो जगह जहाँ पे डॉक्टर साहब, ये दवाई मैंने डिस्कवर की कोई 10 साल पहले, यानी कि मैंने कोई 15 साल अजियत में गुजार ली हैं। अस्पताल पहुंच जाती थी चीखों वाली दर्द के साथ, सर पकड़ा हुआ होता था। आपको पता है, मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहता है कि तुम तो ऐसे गोला बन जाती थी। एक्चुअली अपने हस्बैंड की वजह से ही डिस्कवर की, क्योंकि हमारी शादी को 11 साल हो गए। वो 1 साल शादी के बाद हम बाहर थे कहीं, तो किसी ने कहा कि यार मैं ये गोली लेती हूँ, उसको ये दे दो। तो वहाँ से मेरे मियाँ ने वो बोतल ली, वो ऑफ द काउंटर मिलती है। मैंने कहा फैसल, मुझे प्रिस्क्रिप्शन की दवाई, दफाई का लिखा, डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा जो है वो मुझे खरीदना पड़ता है, तो यहाँ पे तो हमें मिलेगा भी नहीं अमेरिका। उसने कहा ये ट्राई तो कर लो भाई, कोई तो अपना कुछ तो कर लो। मैंने खैर वो गोली खा ली। डॉक्टर साहब आधे पौने घंटे में सुकून आ गया, लेकिन 15 साल तकलीफ मैं आपको बता नहीं सकती। मैं दाड़े, मुझे नेशनल हॉस्पिटल में कभी जाके पूछें,
एक रोते चीखे मारती हुई जुगन काजिम पहुंचती थी, कभी कभी शूट के बीच में हो जाता था, जाती थी, टीका लगाती थी, घंटे बाद को सुकून आता था, वापस अपनी रिकॉर्डिंग करती थी। एंड यू आर नॉट द ओनली वन। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको एक टाइम्ड माइग्रेन होती है, 3 घंटे बाद 1 घंटे के लिए, 3 घंटे बाद 1 घंटे के लिए। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट हम टैबलेट्स भी देते हैं, हम इंजेक्शन भी लगाते हैं। हम जो लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट करते हैं उसको ओजोन थेरेपी कहते हैं। अच्छा, उसमें करते क्या? अच्छा, उसकी फुटेज भी हमने रखी थी। जी, वो भी बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि अच्छा, हम बात के दौरान हाँ, दिखाते जाएं। हाँ। अच्छा, उसमें करते हैं ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन और का एक कम्बिनेशन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, O2 O3 का कम्बिनेशन है, वो हम ओजोन स्किन में लगाते हैं। अब जब, और स्किन में कहाँ पे? जिस जगह पे आपको माइग्रेन हो रही होती है। ठीक है। अब ये जब स्किन में लगती और है, आप ये देखें डॉक्टर साहब, हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, आप व्यूअर्स देखिए, एक कतरा खून का नहीं निकला, क्योंकि ये आप स्किन के अंदर नहीं घुसा रहे हैं, स्किन के ऊपर लगती है, बिल्कुल ये टॉप के लेयर के ऊपर लग रही है, जहाँ पे कोई वेन वून वैसे भी नहीं है। नहीं है। मतलब स्किन के अंदर जरूर जाता है, हल्का सा आपको प्रिक फील होता है, लेकिन इंजेक्शन वाली दर्द भी नहीं होती। इंजेक्शन तो पूरा जाता है, राइट? इसको क्लैरिफाई करें कि ये स्किन में नहीं जाती, स्किन में जा ही नहीं रहा। नहीं, ये हमने स्किन के ऊपर टच करना है, क्योंकि इसकी 10 टाइम्स मोर एब्जॉर्बेबिलिटी है, तो वो खुद ही absorb हो वो जाती खुद एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, अभी अगला सवाल ही करती क्या है? माइग्रेन में 2 चीज़ें होती हैं, एक खून की नालियाँ फैलती हैं, आपको थ्रॉबिंग हेडेक होगी, लगेगा कोई चीज़ मुझे यहाँ पे कोई बंद हो और रही है, ऑक्सीजन चल कम रही हुआ है। हुआ था ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं सारे। ये दोनों चीज़ों को ठीक करती है, और चूंकि इसका नुकसान कोई नहीं है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, वी हैव डन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स। अब एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये करानी कब है? जब सर में दर्द हो रही हो, या प्रेफरेबल तो ये है कि उस वक्त कराएं जब आपके सर में दर्द हो रही हो। लेकिन जिसको पता है कि मेरी माइग्रेन होती है, हम उनके सेशंस करते हैं, 10 मिनट एक सेशन में लगते हैं, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई नुकसान और है, ना महंगा कोई भी नहीं है, स्टीरॉयड है, viewers, हाँ। महंगा भी नहीं है। और म्योस्टार में तो हम फ्री करते हैं, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई नुकसान है, ना इसका कोई स्टीरॉयड देना है, ना कोई एंटीबायोटिक देनी है, कुछ भी तो नहीं करना। और मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको 20-20 साल से माइग्रेन थी, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। अच्छा डॉक्टर साहब, सीटी स्कैन और MRI ये बड़ी महंगी चीज़ें हैं, ये कोई सस्ते नुस्खे तो नहीं है? अक्सर लोगों को जिनको माइग्रेन होती है वो जाके ये करा लेते हैं, इसको ज़रा क्लियर करें। अच्छा, एक हम अपनी हेडेक्स में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं रेड फ्लैग। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। सीटी स्कैन कराने का और MRI कराने का वक्त कौन सा है? सीटी स्कैन और MRI उस वक्त कराना चाहिए जब एक हेडेक है जो ठीक नहीं हो रही, जिसके साथ चक्कर शुरू हो गए, जिसके साथ आपको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं, जिसके साथ बुखार होना शुरू हो गया, और सबसे बढ़कर ये जिसके साथ फिट पड़ गया। यानी ये वो चीज़ें हैं जब हमें सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई और मसला कोई ना खुदा हो, ना खास्ता रसोली ना हो। रसौली ना हो। लेकिन आम माइग्रेन के लिए सीटी स्कैन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए करा भी लेंगे तो उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। वही तो चीज़ है ना व्यूअर्स, देखिए ये कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर, ये आपकी ही बॉडी की एक रिएक्शन है, किसी स्ट्रेस से, किसी खाने की चीज़ से, किसी और चीज़ से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कुछ ट्रीटमेंट्स हो गई, और कोई चीज़ जो आप रेकमेंड करते हैं लाइफस्टाइल की, ज़िंदगी की? देखें, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, थोड़ी सी वॉक रखें, एक्सरसाइज रखें, बाहर के खाने, मसाले वाले खाने, मोबाइल फ़ोन कम इस्तेमाल करें, और ये जो टीवी फ्लिकरिंग लाइट्स हैं ये कम इस्तेमाल फ्लिकरिंग हो। लाइट ये होती है जो ऐसे ऐसे बत्ती नहीं कर रही हाँ होती, जी। कभी कभी घर के अंदर भी कोई ऐसी लाइट होती है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब वॉक किया करती थी, तो एक स्ट्रेच पे जब मैं वॉक करके जा रही होती थी तो वहाँ पे ऊपर ना जो एक स्ट्रीट लाइट थी वो फ्लिकर करती थी। डॉक्टर साहब, हर बार वॉक के बाद मेरे सर में दर्द हो, क्योंकि वो लंबी स्ट्रेच थी, तो मैं चल के आ रही होती थी। ऑब्वियसली बंदा डॉग्स को वॉक करा रहे होते तो क्या सामने ही देख रहे होते हो ना, इधर उधर तो नहीं देखते। वो मेरी आंख में बार बार पड़े, वो ये करे, मैं जैसे ही राइट साइड की तरफ मुड़ूं तो वो फिर सर की दर्द कम होनी शुरू हो जाए। तो ये फ्लिकरिंग लाइट और ये ब्लू लाइट जो हमारे फ़ोन की होती है, ये बड़ा तंग करती बहुत है। तंग करती जी। और इसके अलावा स्ट्रेस, ओवरवर्क, कम सोना, टाइम पे ना सोना, ये तमाम चीज़ें जो पानी हैं, की कमी, पानी की डिहाइड्रेशन। कमी, बिल्कुल डिहाइड्रेशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, और अगर ये होगी हो तो उसको ज़्यादा करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं माइग्रेन के दौरान अगर ORS का इस्तेमाल, नमकियात का इस्तेमाल करें तो उससे फ़र्क पड़ता है। पड़ लोग कहते सकता हैं है। सॉफ्ट ड्रिंक का अगर इस्तेमाल करें तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पढ़ उसमें सकता कैफीन है, होती है। पढ़ सकता है, लेकिन ये हर एक का अपना है। एक फार्मूला एक पे चलता है, एक फार्मूला दूसरे पे नहीं चलता। और अपनी माइग्रेन को पहचाने सबसे डॉक्टर पहले। साहब, तशखीस कैसे करें? हमें कौन बताएगा कि हमें माइग्रेन है? क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, अक्सर इंसान को ना डिफ्रेंशिएट करने में कंफ्यूजन होती है, तो क्या किसी मुआलिज के पास जाएं, और कौन से मुआलिज के पास जाएं? ये जो हमारे पेन के लोग हैं सारे, ये सारे न्यूरोलॉजी जैसे के लोग आपके हैं पास जी, आ मेरे गया पास आते हैं, न्यूरोलॉजी के लोग पास जाते हैं। ठीक है। इस जो स्पेशलिस्ट आपका है, जो जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, वो भी उनके पहचान- पास जाएं, वो आपको सही गाइड कर देंगे हाँ, कहाँ जाना। और जो सबसे पहले हमने शुरू में बात की थी कि अपनी हेडेक को पहचाने, ये हेडेक है क्या, कौन से वाली है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता हो तो ये बंदे को अंदाज़ा हो जाता है। और माइग्रेन जो बार बार होती है तो वो आप हर बंदे को पता चल जाता है कि ये माइग्रेन मुझे महीने में 5 दफ़ा, महीने में 10 दफ़ा, रोज़ाना
वो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म की हेड होगी, एक साइड पे होगी, एक दफ़ा शुरू होगी, चक्कर आएंगे, उसके बाद हेडिक शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जब ख़त्म हो जाती फिर भी थोड़ी देर कन्फ्यूजन, सुस्ती, थकावट, वो मामला रहते हैं सारे। ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। विच इज़ एग्जैक्टली वाई व्यूअर्स, अगर हम ट्रीटमेंट करा लें, एक तो पहली बात तो ये कि ये जो सारी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स एंड ऑब्वियसली ऑन स्पॉट वाली ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि आपने ये ओजोन वाली बात की, ये बड़ी अच्छी एक ट्रीटमेंट है। उसके साथ साथ व्यूअर्स बर वक्त इलाज करें। देखिए माइग्रेन ऐसी चीज़ नहीं है जो 100%, ऐसे भी लोग हैं आपकी ट्रीटमेंट से जिन्होंने 100% छुटकारा पा लिया, ऐसे लोग भी हैं जिनकी 90% माइग्रेन्स खत्म हो गए, कई महीने में एक दफ़ा हो गई तो हो गई, बट जिसको महीने में 10 दफ़ा होती हैं उसके लिए महीने में एक दफ़ा हो रही हो तो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली बात है कि माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है, कोई भी हेडेक ऑन टाइम आप उसकी मेडिसिन ले लेंगे तो इट वोंट बिकम अ बिगर इशू। अदरवाइज फिर अस्पताल जाके इंजेक्शंस वगैरह एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और अपनी ज़िंदगी का मयार बड़ा ख़राब हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, उनकी परफॉर्मेंस से आएंगे एंड ऑफ कोर्स बातचीत का भी सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, वेरी वेरी टैलेंटेड आयमा बुखारी, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं और प्यारी कितनी हूँ मैं माशाल्लाह। और एक और प्यारी सी लड़की से ज़्यादा लकड़ी है ये, मगर हमारी लकड़ी है अमारा चौधरी। जैसे कि आप जानते हैं इसको बार बार मैं शो पे बुलाती हूँ कि भाई तेरा जब तक लाइसेंस नहीं आएगा हाथ में तुम शो पे आती रहोगी, और उसके बाद फिर किसी और कैपेसिटी में। लाइसेंस मिल गया आपको आपका कमर्शियल? बिल्कुल मिल गया है भाई, हम पायलट हैं, हम कमर्शियल पायलट हैं माशाल्लाह से, और इनको कमर्शियल लाइसेंस भी मिल गया है। बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं उसके साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मिलती नहीं है आप भाई। नहीं, मैं आपसे बात भी नहीं अभी कर सकती। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं वो हमारे मुल्क के एक सुपरस्टार है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लिमिटेड नहीं है टू पाकिस्तान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे मुल्क के पॉजिटिव इमेज देते हैं। देखिए व्यूअर्स, दुनिया में बहुत से दुख हैं, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जो सिंगर्स हैं और उसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं वो तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते ही हैं डिफरेंट फोरम्स पे, लेकिन एक लाइटर नोट पे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना भी तो ज़रूरी है ना। तो हमारे मुल्क के एक बेहतरीन एक्टर और कॉमेडियन जुल्फ़िकार अली, जिनको आप जानते हैं एज गोशी खान, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम गोशी खान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप वैसे बहुत अच्छे, अल्लाह नजर बद से बचाए। जब सब आपने कह दिया गोशी भाई तो मुझे क्या कहने, आप कहते रहे, मेरी तारीफ करते रहे। आपको पता है बहनों को, वैसे एक बात बताऊं, वैसे बहनों को भाइयों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते हुए सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहनों के सबसे बड़े दुश्मन भी उनके भाई ही होते हैं। और बहुत नहीं, सबसे बड़े अल्लाह ताला लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे, फसाद, आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा भाई जो है ना, बाप के बाद भाई करता है। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला आप जैसी बहन हर किसी को दे। थैंक यू भैया, ये मेरे घर वालों को एक आप जरूर मैसेज सबको कह देना। वो सुन नहीं रहे? नहीं सुनते ना, नहीं सुनते। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सब कैसे हैं? खुशी भाई तबीयत कैसी है, सेट हैं, कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है, बेहतरीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पैर नहीं आपके टिकते पाकिस्तान में? हाँ बस ऐसा है। अच्छी बस, और कभी मैंने गरूर भी नहीं किया। उनके ज़मीन पे पैर नहीं टिकते। आपके क्या हालात चल रहे हैं? आप तो जहाज़ों में ही सफ़र करती रहती हैं। बस अभी लाइसेंस आया है और अभी वेट कर रही हूँ कि एयरलाइन का ऐड आएगा, देन विल अप्लाई भाई इंशाल्लाह। कोई मेरी बच्ची को नौकरी दे दे, बड़ी मेहनत की है मेरी बच्ची ने। अच्छा, इनके लिए मेरे पास नौकरी है। अच्छा, ये चुबुर्जी में जो जहाज खड़ा है ना, हाँ जी, वो ये चला सकते। वो चला सकती। छोटा जब बहुत है, तक- मैं खुद ही पूरी नहीं, वहाँ पे हर रोज बैठ के ना अपनी फोटो लगा, फोटो तो खींच लिया करो ना बैठ के अंदर, साथ खड़े होकर अबाउट टू टेक ऑफ, पूरा गेयर पहन के ना साथ खड़ी हो जाया करो। लाइसेंस भी है, लोग मान सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। आपके हालात वैसे कैसे जा रहे हो? वेटिंग फॉर द अब कोई मतलब ऑब्वियसली ऐड आता है डिफरेंट एयरलाइंस का, तो हाँ उसमें अप्लाई एग्जैक्टली। करोगी? उसके साथ साथ अभी एक प्राइवेट चैनल के लिए कुछ काम भी कर रही हूँ। मैंने कहा जब फ्री हैं तो व्हाई नॉट। मैं तो कहती हूँ कि दोनों चीज़ें साथ लेके चलो, व्हाई नॉट। नहीं, दोनों चीज़ें हो नहीं सकती, बिकॉज आपकी एयरलाइन जॉब जो है वो बहुत हेक्टिक है, लोगों को बहुत आसान लगता है, बट आपकी बैक टू बैक फ्लाइट्स और वो चीज़ें, बट जब तक वो नहीं होता तो फिर। और क्योंकि जब आपको टाइम ऑफ भी मिलता है तो उस टाइम ऑफ में भी आपने ब्रेक लेनी है। क्यों?
वो आपके उसका मतलब आपको ब्रेक दी जाती है ताकि आप रेस्ट अपना पूरा अपने करें। आप को fresh अब उसमें करें। भी आप 16-16 घंटे रिकॉर्डिंग्स कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम हाँ बनेगी। एग्जैक्टली, और फिर वो कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर सकते ना, फायदा नहीं है फिर। तो अभी कर रही हो एक्टिंग वगैरह? अभी मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट किया हुआ फिर से। तो ये ऐसी लड़की है कि ये आती जाती रहती है और इंडस्ट्री इसको उतनी मोहब्बत से एक्सेप्ट कर लेती है। बड़ी खुश गोशी भाई बताया इसको, वरना इंडस्ट्री से एक दफा बाहर बंदा निकलता है तो ऐसा ही वापसी है। का दरवाजा अक्सर बंद हो चुका होता है। एग्जैक्टली, और मैंने ऑलमोस्ट पूछता ही कोई नहीं। 2.5 ईयर के बाद, और बस मुझे वैसे ही कॉल आई तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं फ्री हूँ, ये चीज़ है। दे वर लाइक ओके ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट फिर साथ एक और मिल गया, तो मैं कहा, करती रहो जब तक काम हाँ, नहीं जब स्टार्ट तक हो है, इंशाल्लाह। exactly। आपकी मैडम क्या मामलात चल रहे हैं, काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और कल ही मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी वो करूँगी टीवी पे। डन, अमेजिंग। सो वो तो हम आगे जाके सुनेंगे। कुछ भी ये बताइए, हम आज तोहफों की बात कर रहे हैं, हम मीडिया में काम करते हैं, अक्सर फैंस भी तोहफे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो बट मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि यार तोहफा ना दे, दुआएं देते हैं। मुझे दुआएं चाहिए, क्योंकि उन दुआओं से मुझे जो तोहफा देंगे उससे कई गुना बड़ा शायद तोहफा अल्लाह मियाँ दे दे। राइट, सिंपल सी बात है। और अगर बच्चे सेहतयाब हैं, घर वाले खुश हैं, खुशहाली है फैमिली के अंदर, घर के अंदर, तो उससे ज्यादा क्या खजाना, क्या पैसे, क्या तोहफे। बिल्कुल ऐसा ही है। बट तोहफे की आपकी नज़र में क्या वैल्यू है, देने वाले की और रिसीव करने वाले सबसे पहले तो जो तोहफा की? दे ये रहा है मैंने ना, तीनों से सवाल करना है। सबसे पहले जो तोहफा दे रहा है वो बड़े दिल का मालिक है और बड़ा आदमी है वो। चाहे वो 10 रुपए की भी चीज Yes, दे। हाँ, वो एक अलग बात है। उसने आपका सोचा, उसने आपको अहमियत दी, वो आपके लिए तोहफा लेके आया। यहाँ तो कुछ लोग तोहफे देने के बाद घर इंतज़ार करते रहते हैं कि वो मेरा तोहफा उन्होंने गया सी, वो मैनू भी तो कुछ देवे। इस नियत से नहीं देने चाहिए हाँ। तोहफे। तोहफे दे खुले दिल से दे, वही वाली बात ना, बड़ा दिल करके दे। बिल्कुल बड़े दिल वाली बात है। और तोहफा भाई लोग तो बर्थडे पार्टीज पे भी आ जाते हैं और नहीं लेके आते कुछ भी गिफ्ट, नहीं क्योंकि वो लाते कहते हैं सब गिफ्ट्स लेके आए हैं तो हम क्यों लेके। सो द पॉइंट इज, अगर कोई अपने बजट में से आपके लिए 5 रुपए की भी चीज लेके आता है तो उसको इंपॉर्टेंस दे, उसको वैल्यू दे। कुछ लोग तो तोहफा देते हैं, खुली पेंट दे देते हैं, पा ही ना सके बंदा। नहीं, आपका वजन ऊपर नीचे होता रहता है तो हम क्या कर सकते हैं गोशी भाई, वजन को मेंटेन कर मैंने लेना। आपका नाम तो लिया ही नहीं, आपने तो मुझे कोई ट्राउजर नहीं दिया। नहीं, मैं आपको क्यों ट्राउजर दूंगी, बहनें दुआएं देती है, मैं आपको सिर्फ दुआएं देती हूँ। मुझे और वही आप चाहिए। जब खाना खा रहे होते हैं तो आपकी प्लेट में से मैं खा लेती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्यार बढ़ता है। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइए, अच्छा, और आप जब गिफ्ट देते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं? ये टाइम ही नहीं मिलता तोहफे देने का। नहीं कुछ कार लोग तो देने हैं, पैंदे कुछ होंगे। लोग कार हैं तो जिनको देने पैंदे देने होंगे। पड़ते हैं, और देखना ये पड़ता है उसकी चॉइस क्या है, और उसकी चॉइस के मुताबिक अगर चीज़ चली जाए और फिर तो वो तोहफे की अहमियत है। और अगर आपने उसकी चॉइस से तोहफा नहीं दिया या ये सोच के दिया कि यार बस देना ही है ना, कुछ भी उठा के दे दो, तो फिर वो उसका मज़ा नहीं है। अब देखिए ना, जैसे गुश भाई अभी हमारा आई तो मुझे ब्रेक में आपने क्या कहा, आपने कहा मैंने ना नूर के लिए केक भेजना है, मैंने नूर के लिए केक भेजना है। अब हमारा ने क्यों ये कहा, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया जो थोड़े बहुत लोग फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मैं कि नूर को और हसन को केक काटने का बड़ा ही शौक है। और भाई कहीं से आपको कप केक आ जाता है तो उसकी प्रॉपर एक फंक्शन बन जाता है ना कि हमने मोमबत्ती लगानी और हमने गाना है। टर्टल की भी सेलिब्रेट करी। टर्टल की भी कर दी, हसन का डॉगी था, डेनिस उसकी बर्थडे का, मतलब कोई जानवर, चरिंद परिंद, टेबल कुर्सी नहीं है जिसकी हमने घर में सालगिरह नहीं Well की। done. मौका करना होता है ना, कभी एल्सा की बर्थडे हो रही होती है तो कभी आना की फ्रोजन से बर्थडे हो, फ्रोजन जो कार्टून है उसमें से। सो बात यह आपने आके कहा, अब देखिए केक एक उस तरह से महंगी चीज़ नहीं होती है, यू नो, आपने बेकरी से लिया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं पैसे ज़ाया करती रहती हैं केकों के ऊपर, मेरा दिल चाहता है लिखने का को भाई, अक्सर लोग गिफ्ट भेज देते हैं, कभी कोई वैसे लिया। अब सबको पता है कि इनको केक काटने का शौक है तो अक्सर लोग केक इसलिए भेजते हैं कि जी ये आपने केक काट की वीडियो जरूर बनानी है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं। तो exactly. अब आपने वो चीज़ सोची जो मैंने आपको वही पता है बोला कि कि घर में अप्रिशिएट की जाती है, बिल्कुल, और वो इतना और खुश आपका होता- कह देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटी, केक नहीं भेजना। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि किसी की पसंद बिल्कुल को मद्देनजर रखना। आप बताएं आपकी राय प्रेजेंट्स के बारे में। अच्छा, मुझे सरप्राइज़ देने का बहुत शौक है, और लाइक मैं अपनी मतलब अभी तो ज़्यादातर ये होता है कि जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनका पता होता है आपको कि जैसे कोई भी जिक्र कर देगा कि यार मैंने ना ये चीज़ लेनी है, तो सबने ठीक है? पैसे जमा किए और ले ली उसके हाँ, लिए, या ना भी, रहना ले ऑब्वियसली ली। अपने बजट में आती हो तो फिर ना लेकर रख ली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, हम लोग साथ में जिम करते हैं, साथ में हम लोग कराची में रहते हैं, वो भी मतलब एक्ट्रेस है रीच।
तो शी वाज लाइक कि यार वैलेंटाइंस डे है, मुझे किसी ने भी फ्लावर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब मुझे पता था, मैं कहा यार ये ऑफ हुई हुई है, तो चलो मैं फिर उसके लिए केक लेकर गई और फ्लावर्स लेकर गई। हम लोग जिम में गए तो मैंने साइड पे रख दिया। वैलेंटाइन जो हम मनाते हैं सारी सहेलियां आपस में। बेसिकली वो क्या था, वो सिर्फ सेलिब्रेट करने का मकसद ये था कि वो खुश हो जाएगी, बिकॉज वो चाह रही थी कि मुझे कोई सरप्राइज मिले, कोई फ्रेंड कर दे मेरे लिए कुछ छोटी सी चीज़। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। exactly. अच्छा, सरप्राइज तो मुझे देना ही नहीं आता, ले ली अगर चीज तो जब तक मैंने जाके अगले को दिखाई नहीं। मेरा मियाँ हमेशा कहता है कि तुम हर सरप्राइज का बेड़ा गर्क करती हो। अच्छा, मैं भी ये करती हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि वो रिएक्शन इतने मजे की होती है जब पसंद की चीज दो अगले की, और अगर अगले को ना पसंद आए तो वो शक्ल पे आ जाती है चीज और बंदे का दिल इतना सा हो जाता है। नहीं, मैं तो खुद कहती हूँ खोलो ना यार, खोलो। अच्छा मुझे बताओ। नहीं, बट अगर किसी को पसंद ना आए तो आप उनकी शक्ल से ही पहचान लेते हैं कि आए नहीं पसंद आए, तो बड़ी मोमेंट होती है। बट मोस्टली मेरी दी हुई चीज़ पसंद आ जाती है, बिकॉज मुझे आइडिया होता है कि दूसरे को क्या चाहिए, या उसका फेवरेट कलर क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग लेती हूँ। What about you? प्रेजेंट्स के बारे में क्या कहो? प्रेजेंट्स मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि अगर आप देखिए पहले ईद पे हर एक ओकेजन पे ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती थी। अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, लोगों में प्यार मोहब्बत जो है ना वो कम हो गया। पहले पता बड़ों को आप हमेशा गिफ्ट देते थे, बच्चों को आप ईदी देते थे, हमेशा होता था। अम्मी को आपने जोड़ा लेके दिया, भाई बहनों को लेके, मतलब एक नॉर्मल सी बात होती थी। या घर का बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो उसने सबके लिए ले लिए, या जिसके हालात ज्यादा अच्छे हैं फैमिली में तो उन्होंने सबके लिए गिफ्ट खरीदे। बड़ा क्यूट ट्रेंड था। अब ये चीज़ें बिल्कुल ही खत्म होती जा रही हैं। कार्ड्स का ट्रेंड याद है, छोटे होते थे तो कार्ड लिख के, खैर मैं तो कार्ड्स मैं खरीद बनवाती हूँ प्रॉपर ब्लैंक कार्ड्स, उसमें लिख के उस बंदे के हिसाब से कार्ड देती हूँ। मैं अपने लिए गिफ्ट्स को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती। जैसे आपकी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूँ कि दुआएं मेरे लिए ज़्यादा प्रेशियस हैं। मेरी बहनें ना मुझे लालच देती हैं बेसिकली कि बाजी हमारा ना ये काम कर दें तो हम आपके लिए दुआ कर देंगे। तो मैं उसी ग्रीड में आके ना मैं उनके लिए सब कुछ कर देती हूँ। उन्हें पता होता है कि अगर हमने इसको दुआ का लालच देना ना तो इसने कर देना। तो वही वाली बात है ना, सबसे बड़ा तोहफा। हर बंदा ना तोहफे को पैसे समझता है। भाई किसी से प्यार से बात करना गोशी भाई भी तोहफा ही है, किसी को टाइम देना। बेशक। और इस इंडस्ट्री में ये चीज सबसे कम है। बिल्कुल अब तो बिल्कुल खत्म होती है। एटीट्यूड बड़ा है, एरोगेंस बहुत है, और वो जो साथ उठना बैठना होता था ना वो बड़ा कम हो गया गोशी भाई। कुछ लोग तोहफा अपने मुलाजिम के हाथ भेज देते हैं, वो भी बुरी बात है। आप खुद जाएं, खुद जाके तोहफा दें। नहीं, लेकिन गोशी भाई एक देखे, कभी कभी मैं ये करती हूँ, अगर तबीयत नहीं खराब ठीक, या मैं जा नहीं सकी, या मैं फंसी हुई हूँ रिकॉर्डिंग पे और अब किसी की बर्थडे है तो मैं कैसे बर्थडे मिस कर सकती हूँ? हाँ नहीं, वो एक अलग चीज है। फ्लावर्स और वो प्रॉपर ना बना के एक बास्केट टाइप, वो ये वो, और फिर सॉरी का साथ आइडिया हो जाता है ना आपकी नीयत का कि किस नीयत से भेजी गई। कभी कभी जा भी नहीं सकते ना भैया, वो भी तो हो जाता है ना। है ऐसा बंदा नहीं जा सकता, वो एक अलग। हाँ, लेकिन फिर बताएं, इन्फॉर्म करे कि आई कांट, माजरत करे, और फिर साथ आपने जो भेजना है आप भेज दे बेशक, या घर का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। मुलाजिम नहीं, आप बंदा अपने भाई को भेज देता है। अगर किसी जैसे मैं, आप बहन है, आपको चीज़ भेजनी है तो मैं अपनी बहन को, अपनी मिसेस को भी भेज सकता हूँ अगर मैं बिजी हूँ तो। वो बड़ा अहम होगा आपके लिए भी। अच्छा, उससे अगेन मुझे समझ आ गया, उससे वैल्यू बढ़ जाती है ना। गिफ्ट आप महंगा से महंगा भेजें, लेकिन आप ऐसे भेज देंगे जैसे मगरो लाने वाला काम किया, और आप गिफ्ट चाहे ना भी एक्सपेंसिव हो, कोई नॉर्मल सी भी चीज़ हो। देखिए, अव्वल तो कोई तोहफा नॉर्मल मेरे लिए नहीं होता। मैं तो आपको कह रही हूँ, दुआ से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। ऐसा ही है। और देखिए, हम लोग ना एक दूसरे के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करते। इसी को मैं अब लेके जाना, गिफ्ट को लेके जाना चाहती हूँ आसानी की तरफ। उसी एक वक्त में इंडस्ट्री वाले एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट करते थे। हमारा ने वो टाइम नहीं देखा, आपने देखा है वो टाइम। मैं उस टाइम की आपसे बात करना चाहती हूँ ब्रेक के बाद। मैं जानना चाहती हूँ कि एक वक्त था जहाँ सारे एक दूसरे की सपोर्ट करते थे। अगर किसी को पता चला कि यार किसी के पास आजकल काम नहीं है तो वो आगे जाके रिक्वेस्ट करता था डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कि बॉस वो घर बैठा हुआ है, उसने 6 महीने से कोई काम नहीं किया। अब तो ये मामला ही नहीं है। अब तो अगर 6 महीने से बैठा है तो ऐसे मामलात किए जाते हैं कि अगले 10 साल तक अगला स्क्रीन के सामने ही ना आ सके। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ नूर के पास चलते हैं जहाँ पे करोड़ों मुर्गियों का स्टीम रोस्ट तैयार किया गया है। जी, हमारा रेडी है जी, चटपटा कलरफुल स्टीम रोस्ट। बड़ा मजे का है, आई ट्राइड इट, एक्चुअली बड़ा चटपटा है। तब से मैं कह रही हूँ ये वो वाला है चटपटा जो आप खा रहे होते हैं और नाक भी बह रही होती है, आंखों से भी पानी जा रहा होता है। कभी कभी खाना चाहिए और आप खाई जा रहे हैं, और आप खाई जा रहे हैं सारे साइनसेस को। जिसके साइनस बंद है वो जरूर ये खाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, जुल्फिकार साहब, कोई नहीं बुलाता ना आपको? घर पे भी नहीं कोई बुलाता? नहीं। अच्छा, गोशी जी
हाँ जी, ये तो बड़े लोग आपको बुलाते हैं। ऐसा ही। गोशी जी ये बताइए, कहते हैं कि इंडस्ट्री के हालात बड़े खराब हो गए, क्या कहेंगे आप? इंडस्ट्री के मीडिया हालात, इंडस्ट्री की। मैं ना जी पहले बात करूँगा जिस दौर में हम आए, वो दौर जो था ना उसमें आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ बिल्कुल वो नहीं ये सोचता था कि ये नया है, बल्कि नए को बहुत टाइम देते थे और उसको बताते थे उसके कि ऐसे उस्ताद बन बोलना है। जाते थे हाँ जी, हाँ naturally। जी, ऐसे बोलना है, ये करना है। हम जब आए ना, हमारे जो बड़े थे, फ़खरी अहमद साहब हो गए, फरदौस जमाल साहब हो गए, खालिद भट्ट साहब हो गए, जमील फ़खरी साहब हो गए, ये वो लोग हैं जिनके साथ काम किया। मुझे याद है कि ये आपका स्टूडियो है, यहाँ एक सेट लगा हुआ था, राशिद डार साहब का ड्रामा था फ्रेब, उसमें मैं काम कर रहा था। तो एक सीक्वेंस था, पहली मर्तबा मैंने एक फ़ीमेल के साथ एक लव सीन करना था, तो मैं बड़ा परेशान था। तो मुझे उन्होंने बाकायदा गाइड किया, बताया ऐसे बोलना है, ऐसे। तो वो दौर जो था ना, वो बड़ा एक और गोल्डन उस दौर वक्त था। का जो रोमांस भी दिखाया जाता था वो इतना डिसेंट होता था, इतना महजब होता था कि इंजॉय करता था ऐसे बंदा ही, प्ले ऐसे करते ही, हुए। ऐसे ही। देखिए हमने रोमांस को ना स्क्रीन पे अब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बना दिया है, हाथ फड़ना है, कंधे पे सिर रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है तो रोमांस है। रोमांस तो नज़रों नज़रों में ही बॉस हो जाता है। हम अपना जो कल्चर है ना जी, जो हमारा अपना ड्रामा है, हम उसको छोड़ के ना अब साथ हमसाया मुल्क के ड्रामे से चीज़ें, नहीं हम तो डायरेक्ट हॉलीवुड पे चले गए हाँ बॉस। जी, तो वो उस वजह से ना हमारा वो सिस्टम जो है ना वो दूर होता गया, और उससे ये हुआ कि नए लोग अब आ नहीं रहे। आर्टिस्ट की जो माइंड है ना वो एक तो चेंज हो गया। सेट पे बैठे हुए हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि अभी मैंने जाके सीन करना है। और आप लोगों का तो स्पेशली जब स्टेज से रिलेटेड बात करते हैं तो इंसान बैठ के पूरी डिस्कशन करता है। जी, जी। इवन जब आप लोगों ने शो पे आना होता है किसी भी शो में, तो एक अगर उसमें थोड़ी सी एक्टिंग या थोड़ा सा उस किस्म का है तो आप डिस्कशन होती थी ऐसा ही है कि भाई तू ऐसा- ये कहेगा, मैं ये कहूंगा, तो तुमने इस तरह एंटर होना है, फिर ये करना है। अब तो ये होता है किसी को पता भी नहीं है कि उनकी एंट्री कब है, जिसने अपने फोन से फ्री अच्छा साइड पे रखा, उठ के डायरेक्टर सर पकड़ के बैठा हुआ है कि कर क्या रहे हो तुम अब लोग। तो सलाम दुआ नहीं लेते, हर बंदा आके अपने अपने हाँ भी क्या है, अच्छा चलो ठीक है, तो वो लग गया मोबाइल पे, मैसेज देख रहा है, मैसेज कर रहा है, सोशल मीडिया चेक कर रहा है, यहाँ चला गया। अब वो जो जहन है ना वो सेट के ऊपर नहीं रहा। पहले ये होता था, सेट पे आते थे, आप अपने काम पे फोकस करते थे, वो चीज़ें जो है ना अब वो दूर चले गई हैं। और जेलसियाँ बड़ी हो गई हैं हमारा। आपने हम ब्रेक में एक बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएं कि यंग लोग, अरे मैं जब हमारा इनिशियली इंडस्ट्री में आई थी तो बहुत घबरा गई थी, काफ़ी ये बहुत अजीब लोग हैं यार ये। आप अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करो। अच्छा, मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था कि जो ओपनिंग सीन था वो मेरे साथ और एक लीड, जो मेन लीड एक्ट्रेस थी, मैं सेकंड लीड पे थी, उनके साथ था। वो सीन 2 मंथ्स के बाद रीशूट हुआ था बिकॉज ही वाज लाइक कि भाई ये अच्छी लग रही है, इसका मेकअप डार्क करें, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग चेंज करें। और मेरी हर चीज़ मैं न्यू थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि अच्छा यार हो क्या रहा है। बट जब मैंने लिटरली वो सीन स्क्रीन पर देखा तो मैं रो पड़ी। क्या ये मुझे क्या बना दिया। हाँ, मतलब exactly। मुझे ये भी प्रॉब्लम है व्यूअर्स, ये भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लोगों के कि मेरे साथ जो आर्टिस्ट है अगर मैं लीड पे हूँ तो वो अच्छी ना लगे, तो वो अच्छी ना लगे तो उसको मतलब रीशूट कराते हैं लोग बाकायदा, या आर्टिस्ट का नाम निकलवा देते हैं प्रोजेक्ट्स में से। आप सेट पे जाते हैं, आप 2-3 दिन शूट करते हैं, 2-3 दिन बाद पता चलता है कि जी आप वहाँ पर मजीद शूट नहीं कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर मार आपका दिया character मार या आपका या रीशूट होगा किसी और के साथ। हाँ, और वो चेंज कर देते हैं। और जिस पे आपने बहुत फोकस किया होता है, आपने बताया था कैंचियां भी चल जाती हाँ थी। जी, हाँ जी। मैं पहले ये कहूँ, जिस सीन पे आपने बहुत फोकस किया होता है ना कि मेरा ये सीन मेरा बहुत अच्छा होगा, वो बीच में से निकला होता है। वो पूछो क्या हुआ, खास तौर पे फिल्म में ये होता है, क्या हुआ, ओ यार वो फिल्म की ड्यूरेशन ऐसे बड़ी हो लंबी गया। हो रही हाँ, थी, बस। ड्यूरेशन लंबी होके हाँ, बात रखा देते काट हैं। देता। तो हमारे थिएटर पे तो ये है जेलसी का इतना वो कि अगर किसी लड़की ने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं एक शो में, तो वो दूसरी ने देखा कि ये कपड़े भी इसके अच्छे हैं, स्टाइल भी अच्छा है और ये मुझसे अच्छी भी लग रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं, हर बंदे ने अपने हिसाब से अच्छा और लगना अपने हिसाब का लेना और उसको खाना है। देखने वाली आंख मुख्तलिफ है। हाँ जी। मुझे कुछ और नज़र में देख रहा है, आपको कोई और नज़र में देख रहा है, तो उसने क्या करना है, ड्यूटी लगा देनी है। जो साथ हवारी होते हैं तो वो बेचारी का वार्डरोब में कैंची फिर जाती सूट पे।
अब देखे ना इस किस्म के। अच्छा, म्यूजिक की दुनिया में क्या होता है? ये तो खैर मैंने मॉडलिंग की दुनिया में भी सुना हुआ है कि फैशन शो हो रहा है और एक मॉडल के कपड़े दूसरी मॉडल ने पहन लिए और वो स्टेज पे चली गई और अगली जो कह रही है मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये मेरे सामने हुआ है बैक स्टेज। गोशी भाई मैं इस बात पे यकीन ना करती, मैं कहती हूँ आप ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मैंने ये शोज में होते हुए देखे। मैंने जो अभी जिस शूट का आपको बताया है, मेरा एक ड्रेस था, वो मैंने सारा ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। मैंने एडी को पूछा, वो कहते हैं ये वाला ड्रेस तो आप लाई ही नहीं थी। मैंने कहा भाई मैं खुद इतने दिल से लेकर आई थी, मुझे पता है। बाद में मैंने देखा कि वो मतलब जो दूसरा कैरेक्टर था जो मेन लीड थी, उनके वार्डरोब में था। मैं कही तो मेरा ड्रेस है। मैं कहा यार उन्हें अच्छा लगा था, उन्होंने पहन लिया, प्लीज़ आप चुप कर जाए, हमारी जॉब का इशू हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक यार ये अच्छा, ये जो सारी बातें हैं ना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। हम किसी की बुराई ये नहीं वो कर रहे। चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी फिल्म, हमारी चीज़ें जो है ना वो पीछे चली गई हैं। और लोग जो है ना फील्ड में आके छोड़ जाते हैं। लोग कहते हैं आजकल के यंग लोग सीरियस नहीं है, उनको तंग इतना किया जाता है, वो काम कैसे करें। हाँ जी, आपने भी मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हो चुका बड़ी है। दफा हुआ है, आपके तो गाने ही चोरी हो गए। मेरे साथ तो एक नाम नहीं लूँगी, कॉन्टेस्ट था, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था, तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गई और मुझे यही कहा कि जी अभी विद इन 2 days आपने जाना है। आई वॉज सिलेक्टेड इन दैट कॉन्टेस्ट और मेरे से पासपोर्ट हर चीज़ मेरी जमा हो गई। बट ऑन द स्पॉट मुझे नहीं पता क्या हुआ कि मेरी जगह पे किसी और को ले गए वहाँ पे और मैं नहीं जा सकी, कुछ समझ नहीं और आई बंदा क्या। डिसहार्ट ही होता है ना फिर। और मैं बड़ी डिसहार्ट हुई क्योंकि मैं अपनी फैमिली में वाहिद म्यूज़िक में आई हूँ, बाकी सारे माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, मैं खुद भी मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने म्यूज़िक को प्रेफर किया क्योंकि पैशन था मेरा म्यूज़िक। तो मैं काफ़ी दफ़ा डिसहार्ट हुई कि नहीं चलो अब बस, लेकिन फिर हिम्मत आ जाती है कि नहीं, मेहनत से सब कुछ होता है। और यही हमारा आज का पैगाम है कि टफ टाइम हर इंसान को हर फील्ड में मिलता है। मीडिया इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जो है था ना, फेस मुंह के ऊपर आपके साथ जो है वो अनकाइंड चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़नी और आपने लगे रहना है क्योंकि अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, इंसान नहीं। बेशक। इस नोट पे शो को क्लोज करना है। आपकी लेटेस्ट क्या चीज़ें आ रही हैं, जल्दी से हमें बताएंगे। मैं 3 फिल्में तो मेरी कंप्लीट हैं, इश्क मर जानिया, पंगा और जूनियर नंबरदार, ये कंप्लीट है। अब 2 फिल्में हैं, एक मैं अपनी ज़ाती फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है मिठी। वो मैंने यानी कि खुद लिखी है। अब डायरेक्टर उसके हनान जावेद हैं, ये अपकमिंग यंग डायरेक्टर हैं, और पंगा का भी वही डायरेक्टर था, तो उसका काम मुझे अच्छा लगा। तो और कराची से और एक आप बाहर भी जा रहे हैं प्रोजेक्ट करने हाँ के जी, लिए, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म है पंजाब की, चढ़दे पंजाब, चढ़दे। वो करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो भैया, Thank you. आपकी कामयाबी देख के ठंड पे जाती। थैंक यू। हाँ जी, मैं अभी प्राइवेट चैनल के लिए 1-2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं वेट कर रही हूँ कि एयरलाइन का ऐड आए तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह। आपके साथ फ्लाई करें हम। आपको तो मैंने लेके जाना है। 10-12 दफा चला ले जहाज उनका, फिर उसके बाद बैठूंगी। तो मैं अभी देखिए, नई अपने गाड़ी trust- सीखे हुए भी नहीं बैठते बच्चों देखिए के साथ। अपने ट्रस्ट करेंगे तो बाकी करेंगे ना। नहीं वो कर ले, मैं बाद में करूंगी। मुझे फिर बेगाना ही समझो। अच्छा जी, और आपका लेटेस्ट क्या? जी मेरा कल ही सॉन्ग रिलीज़ हुआ है जिसको मैं अभी गाऊंगी PTV पे, और मैं बड़ा ऑनर फील कर रही हूँ कि यहाँ पे गाऊंगी उस सॉन्ग को, और 3-4 सॉन्ग्स मेरे और रिकॉर्ड हो रहे हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं। वेल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। Thank you आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों तो मेरे बच्चे हैं, आप तो भाई हैं मेरे, हमारे सीनियर। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी आपको भी दे और आपको मज़ीद कामयाबी हो। और आप मुझे याद करती रहती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। भाई भाइयों को बहनें नहीं याद करेंगी तो कौन करेगा? थैंक यू। अब तो उम्र नहीं रही ना कि दूसरे याद करें। अच्छा जी, आप अपने शो को क्लोज करते हैं। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को। शेफ नूर आपका भी शुक्रिया, आप चिप्स फ्राई करती जाएं फ्राई को। 4 करोड़ चिप्स भी सारे पाकिस्तान के आलू आज इन्होंने ख़त्म किया। हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, और जाते जाते सुनेंगे अपनी ब्रिलियंट आयमा का लेटेस्ट सॉन्ग।